कमलों से गोभक्तों का सम्मान होने पर इनका मनोबल बढ़ेगा। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय मंत्री महोदय को ही निवेदन करना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व महाराज श्री विमर्शानंद जी के आशीर्वचन हम लेना चाहेंगे। महाराज श्री से निवेदन करूँगा कि आप पधारें। महाराज श्री की आज्ञा और माननीय मंत्री महोदय की समय की कमी। माननीय मंत्री महोदय किसान परिवार में जन्मे, 2000 से 2005 तक निर्विरोध सरपंच ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के आप सरपंच भी रहे और 2014 से 18 तक नगरपालिका सुमेरपुर के अध्यक्ष, और यही नहीं 2018 से आज तक लगातार विधायक रहते हुए आज पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो गोमाता की, बोलो गोमाता की। आज गौशाला संघ बीकानेर और गंगानगर साथ में क्या, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर के सभी गौशाला संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान संत वृंद, विश्व हिंदू परिषद के सम्मान्य सुरेश जी, आप सबके लाडले और विधानसभा में मेरे साथी विधायक जेठानंद जी, विधानसभा में मेरे दूसरे साथी सम्मान्य विश्वनाथ जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी गेदर, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सुनील जी कुमावत, सम्मान्य दादी जी, सम्मान्य महापौर के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुमान सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ पर विराजमान गौशालाओं के सभी अध्यक्ष, गौशालाओं के सभी पदाधिकारीगण और सभी गौ भक्त, पशुपालन विभाग के सभी अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं सभी गौ भक्तों से क्षमा चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम था वैसे 4 बजे का दिया हुआ था और मैं 2 घंटे लेट पहुँचा। वहाँ पे पास में गांव है और वहाँ गौशाला का ही कार्यक्रम था। गौ भक्त है शंकर लाल जी कुलेरिया और उनके परिवार ने वहाँ पे गौशाला के संबंध में कार्यक्रम रखा। एक स्कूल का शिलान्यास था और एक वाचनालय, डिजिटल वाचनालय का उद्घाटन भी था और बाबा रामदेव जी भी वहाँ पधारे हुए थे। तो कार्यक्रम में जब बाबा रामदेव जी आएंगे तो वो तो थोड़ा बहुत कार्यक्रम लंबा होगा, तो इस कारण से थोड़ी देरी हुई। पर साथ ही साथ एक फायदा भी हुआ कि उस गुलेरिया परिवार ने शंकरलाल जी, कान्हा राम जी और धर्मचंद जी, तीनों भाई है जो गुलेरिया परिवार के हैं, उन्होंने गायों के लिए गौशालाओं में 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो वहाँ रुका तो थोड़ा फायदा ही हुआ ये। तो जहाँ भी देंगे वो कोई न कोई गौशाला में ही देंगे।
आसपास की भले बीकानेर के आसपास की गौशाला में देंगे तो वहाँ उन गौशालाओं को तो फायदा होगा ही, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। अभी जैसे हनुमान सिंह जी ने, सूरजभान सिंह जी ने और दादी जी ने विषय रखा गौशाला के संबंध में। ये जयपुर भी आए थे, जयपुर में भी पूरा विषय मुझे बताया था। मेन जो था अनुदान वाला, और उस जिस दिन ये आए थे उसी दिन मैंने वो फाइलें निकाल करके अखिल जी अरोड़ा से बात की थी, और वो अनुदान वाली है 75% जो फाइलें हैं वहाँ जो जयपुर पहुँची हुई है, जो अभी नीचे कोई कलेक्टरों के पास पड़ी है, उसको छोड़ करके जो जयपुर विभाग के पास पहुँची हुई है उसका 75% अनुदान स्वीकृत हो गया। वो 2 दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट ले ली थी, वो स्वीकृत हो गया। अब ट्रेजरी के माध्यम से वो गौशालाओं को मिलना भी चालू हो गया, धीरे धीरे करके वो मिलेगा। और शेष जो वहाँ 25% रहा है वो भी 2-4 दिन में निकाल देंगे। अखिल जी से बात हो गई, बहुत जल्दी वो भी निकाल देंगे। तो अनुदान में जो डिले हो रहा है वो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जयपुर जो आएगा तो जयपुर में तो डिले होने नहीं देंगे। जयपुर में तो वहाँ पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे। जो भी गौशाला के अनुदान की फाइलें आएगी तो वो कोई पेंडिंग वहाँ पड़ी नहीं रहने देंगे। कोई कमियां है तो कमियां वाली तो दिखाएंगे, लेकिन जो क्लियर फाइल है उनको तो पेंडिंग नहीं रहने देंगे। जल्दी से जल्दी उनका अनुदान गौशालाओं तक पहुँचे, ये व्यवस्था पूरी मॉनिटरिंग करके कराएंगे। रही नीचे वाली बात, दादी जी ने बताई नीचे वाली, तो नीचे वाली बात जरूर संबंधित कलेक्टरों को कह देंगे। ये पशुपालन विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं कि भाई ये जो अनुदान की जो प्रक्रिया है इनको थोड़ा सा त्वरित गति से इनकी कराए। अनुदान में जो रुकावटें आती है और फाइलों को लटकाने की जो आदतें अधिकारियों की पड़ी हुई है वो आदतें बंद करे। भाई अपने घर का कुछ जाने वाला नहीं है, सरकार दे रही है और गौशाला वाले भी लेकर के आगे गायों के लिए काम कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं। तो इसमें ये जो कई जगह क्या होता है लटकाते हैं, कोई कमियां आज एक फाइल जाती है ऑफिस में तो उनको एक साथ में कमी नहीं बताते। एक साथ कमी बताते हैं तो क्या है कि वो पत्रावली कंप्लीट हो जाती है। एक कमी को आज बताएंगे, फिर वापस फाइल लौटाएंगे, फिर वापस दूसरी बार वो लेकर आएगा तो दूसरी कमी और बताएंगे, फिर तीसरी बार आएगा तो फिर और कोई तीसरी कमी बताएंगे। तो ये जो लटकाने की प्रक्रिया है ये बंद करे, और लटकाने की प्रक्रिया आज आइंदा से मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। ये गौपालन विभाग के अधिकारियों को स्पेशल मैं जो शासन सचिव है उनको भी बता दूंगा, और आप भी यहाँ बैठे हैं वो भी अपने ध्यान में रखें कि लटकाने की प्रक्रिया नहीं करे। आदत पड़ी हुई है ना, वो आदत को अब बदलो। भाई जो पहले आदत पड़ी है उस समय चलो जो जैसी आदत थी, लेकिन व्यवस्था के साथ में सबको बदलना होता है। अभी सबको अपनी अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। भाई हम 18 घंटे फील्ड में दौड़ते हैं, हम भी जनता की सेवक है, जनता के लिए काम करते हैं, और सरकार के अधिकारी कर्मचारी वो भी लोक सेवक है और उनको भी जनता के लिए काम करना है। सरकार उनको पूरी तनख्वाह देती है, और काम को लटकाना ये सबसे बड़ी बुरी आदत है। काम को नहीं लटकाए, काम अपनी जनता के लिए करना है और काम को जल्दी करे। भाई करना तो है ही है ना, आज करोगे तो भी करना है, महीने बाद करोगे तो भी करना है, 2 महीने बाद करोगे तो भी करना है, 6 महीने बाद करोगे तो भी करना है। तो लटका के करो और गालियाँ सुनकर करो, उससे बढ़िया तो पहले दिन ही कर दो ना, तो वो कम से कम शाबाशी तो देके जाएगा ना। तो ये थोड़ी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
अभी दूसरी जो बातें आई थी, एक अभ्यारण्य वाली, वो फाइल एक बार दिखवानी पड़ेगी मुझे, उसके संबंध में कोई ध्यान नहीं है। मेरा सूरजभान सिंह जी से आग्रह है कि वो इस संबंध में मुझे जयपुर आकर के मिले, और अभ्यारण्य वाली पहले कोई ऐसी फाइल चली है गो अभ्यारण्य वाली, तो निश्चित रूप से वो तो गायों के लिए है। सरकार से यदि अभ्यारण्य घोषित करवाना तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले फाइल चली या नहीं चली या नए सिरे से चलानी है, इस संबंध में आप थोड़ी सी वहाँ आकर के मिले तो इसमें भी अपन कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात है गौशालाओं के रजिस्ट्रेशन वाली। भाई अभी हमारे सरकार के पास में 3 योजनाएं गौशालाएं खोलने की है। एक जिला स्तर पे खोलने की है, नंदीशाला खोलने की। दूसरी पंचायत समिति स्तर पे खोलने की है, वो भी नंदीशाला है, जिसमें 1,56,00,000 रुपया सरकार देती है। और तीसरी योजना है पंचायत हेडक्वार्टर पर खोलने की है, पंचायत स्तर पे खोलने की है। उसमें 10 लाख रुपये संस्था जमा कराए तो 90 लाख रुपया सरकार देती है। तो इस तरह से ये 3 योजना है, और 3 योजना की क्रियान्विति आप लोगों के गो भक्तों के माध्यम से ही हो सकती है। भाई सेवा करने वाला लोग ही उसमें आएगा, जो समिति बनाएगा, संस्था बनाएगा, कोई न कोई गो भक्ति आएगा, और वो संस्था बना करके रजिस्टर्ड भी करानी होगी। रजिस्टर्ड करा करके उसकी 3 साल की ऑडिट भी करानी होगी, गौशाला संचालित भी करनी होगी, फिर उसका 3 साल के बाद में अनुदान भी चालू होगा, और जमीन अलॉटमेंट की कार्रवाई भी उसमें होगी। तो ये तीनों जो योजना है सरकार की, उसकी क्रियान्विति में प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, हमारे गौपालन विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से सहयोग रहेगा। लेकिन उस योजना को क्रियान्वित करने में आप सभी गो भक्तों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि संस्था तो आखिर या तो आपकी जो संस्था चल रही है वही संस्था आवेदन करे, या नई संस्था बना करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो संस्था आवेदन करे, तो वो सारी ये गौशालाएँ खुल सकती है। तीसरी ये बात ये, जैसे जो अनुदान वाली, अनुदान नंदीशाला के लिए हम पूरे 12 महीने का अनुदान देते हैं, और गौशाला के लिए 9 महीने का देते हैं। 40 रुपये बड़े पशु का है, 20 रुपये छोटे पशु का है। बाकी सारी प्रक्रिया आपको बता दी कि भाई सेस कर से आता है, शराब के ऊपर सेस कर लगाया, रजिस्ट्री के ऊपर जो वेट लगता है उसके ऊपर सेस कर लगाया। पिछली सरकार ने 10% उसमें भी घटा दिया। अब जैसे हम लोग वापस विचार कर रहे हैं, और आप भी उसमें कोई सुझाव देना किस चीज़ में अपन और कोई सेस कर लगा सकते हैं, जो भी है लिखित में देना। लिखित में आएगा तो वो सुझाव थोड़ा उसमें, अभी पहले से कह दोगे तो वो डोडा पोस्ट लेने वाले विरोध करना चालू कर देंगे। वो भी बहुत सारे हैं जो डोडा पोस्ट वाले भी है। तो जो भी है सुझाव देना लिखित में, उसके भाई एनालिसिस कराएंगे, फिर किस चीज़ में क्या हो सकता है मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और हमारी मंशा है कि आय बढ़ाए। भाई खर्चा तो बढ़ रहा है ना, अनुदान लेने वाले दिन दिन बढ़ रहे हैं। आपने बताया था कि 1100-1150 करोड़ आते हैं, 1265 करोड़ के आसपास जा रहा है, तो खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन आय नहीं, आय घट रही है। यो आय उतनी की उतनी है जितनी है, स्थिर है आय तो। लेकिन गौशालाएँ जैसे जैसे बढ़ रही है तो अनुदान और ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है। तो इस संबंध में
हम चाहते हैं कि भाई इसमें और कोई आय का रास्ता निकाले। सरकार चाहती है कि आय का रास्ता निकाले, और जो भी आपके सुझाव आएंगे उसमें अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, और रख करके इसमें भी आय बढ़ाने का करेंगे। जब आय बढ़ाने की व्यवस्था होगी तो आपकी और कोई मांगे है उसको भी मानेंगे। भाई आय नहीं बढ़ेगी उससे पहले मांग है ना, वो मानने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, लेकिन पहले हम प्लानिंग से करेंगे, आय बढ़ाएंगे, और आय बढ़ाने के बाद में जो भी गौशालाओं की मांगे उसको भी हम मानेंगे। बाकी अभी जैसे ये जो गौशाला संचालित है, भाई कोरोना के समय में आप लोगों ने खूब सहयोग किया। लंपी आई, लंपी के समय में भी गौशाला में जितने भी गोवंश थी उनकी सेवा आप लोगों ने खूब की। बाहर लंपी आई तो बाहर भी लोगों ने खूब की। जो हिंदू संगठन है, सभी तरह के जो संगठन हैं उन सब ने सेवा की, और आपने गौशाला वालों ने भी खूब सेवा की। अभी जैसे रास्ते में कई बार क्या होता है कि गोवंश कई घायल हो जाता है, कई टक्कर हो जाती है रोड पे, हाईवे पे, या कोई बीमार भी है, कोई गाय बीमार है, नंदी बीमार है या पशु बीमार है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में मतलब समय लगता है। साधन भी पर्याप्त मात्रा में कई बार मिलते नहीं। अभी हॉस्पिटलों में स्थिति जो हमारे पास जो डॉक्टरों की स्थिति है वो 1152 पद खाली है। डॉक्टर भी सही समय पे वहाँ कई बार पहुँचते नहीं। ये पशुधन सहायक है वो 3000 के आसपास खाली है, तो वो भी कई सेंटर खाली पड़े हैं। पिछली सरकार ने इसको भरने का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया और वो ज़्यादातर खाली पड़े हैं। तो अभी डॉक्टरों की भर्ती वाली प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी 900 डॉक्टरों की भर्ती होगी, और भर्ती होकर के वो 900 डॉक्टर लग जाएंगे तो फिर हर सेंटर पे एक डॉक्टर लगेगा। 200-250 खाली रहेंगे तो उसको तो एडजस्ट भी कर लेंगे, तो डॉक्टर भी समय पर सही जगह पहुंच जाएगा। पशुधन सहायकों की भर्ती आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, तो उसको भी वहाँ से अनुमति मिलती है तो उसको भी भर्ती निकालेंगे। लेकिन एक अभी हम काम करने जा रहे हैं, एक एम्बुलेंस जो घायल पशु है उनका इलाज करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करने विभाग की तरफ से करने जा रहे हैं। भारत सरकार की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, और उस योजना के अंदर एक 100 किलोमीटर के एरिया में एक एम्बुलेंस होगी, और वो एम्बुलेंस वहाँ पे सेंटर पे कहीं भी खड़ी रहेगी, और जहाँ से वो कॉल सेंटर पे फ़ोन आएगा तो वो एम्बुलेंस सीधी उनके घर पहुँच जाएगी, और घर पहुँच करके या गौशाला पहुँच जाएगी। वहाँ पहुँच करके वहाँ जो गौ माता है, पशु है, उनका इलाज करेगी। डॉक्टर भी उसमें साथ रहेगा, कंपाउंडर भी साथ रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी एम्बुलेंस में। जिस तरह से अपने हेल्थ की जो एम्बुलेंस होती है उसी तरह की सुविधा होगी। तो ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने ये व्यवस्था आएगी। बाकी भी जैसे अभी माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी दिया कुमारी जी ने जो बजट की घोषणा की, बजट पढ़ा, उसमें एक जैसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। अपनी ज़मीन को बैंक में रख कर के किसानों को खेती के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलता है, उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी हम गौ माता क्रेडिट कार्ड बना करके देंगे। पूरे
5 साल में 5 लाख पशुपालकों को गौ माता क्रेडिट कार्ड बना करके देंगे और उसमें 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज के उन पशुपालकों को मिलेगा। ये भी योजना बजट में घोषणा हो गई, बहुत जल्दी से ये आपके सामने आएगी। एक और योजना ला रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, बीमा योजना। भाई बीमा योजना जितनी भी नंदी है, गाय है या ऊँट है, घोड़े है, गधे, जितने भी पशु है, उन पशुओं का बीमा हो और ऐसी कोई बीमारी आ जाए, लंपी आ जाए या और कोई बीमारी आ जाए कि या घटना दुर्घटना में किसी गौ माता की मृत्यु हो जाए, तो बीमा जिनका किया हुआ होगा उनको बीमा के पैसे बीमा कंपनी से मिलेंगे। जिस तरह से आदमी का बीमा होता है उसी तरह से ये गौ माता और पशुधन का भी बीमा होगा। ये योजना भी हम ला रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी आपके सामने होगी। तो यह हमारी राजस्थान सरकार की और मोदी जी की योजना है और ये डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी वाली ये सारी चीज़ें हैं। जो हम कहते, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, तो जो हम भी यहाँ मोदी जी के मार्फत यहाँ कहते हैं वो भी करेंगे। ये सारी की सारी गारंटी की चीज़ें हैं, आने वाले समय में हम ये कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप सबको, गौ पालकों को। भाई आप सभी गो नंदीशाला चलाने वालों को, गौशाला चलाने वाले सभी अध्यक्षों को, उनके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गाय को पालना देखो हर व्यक्ति का धर्म है। हर व्यक्ति का धर्म है कि वो गाय को पाले। भाई कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है गौ हमारी माता है, गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है। गाय की चमड़ी भी उपयोगी है। गाय का गौमूत्र है वो गंगा जल के समान पवित्र है और गौमूत्र से कई गो अर्क बनता है, कई बीमारियां भी उससे ठीक होती है। गाय का गोबर भी पवित्र है। गाय के गोबर से कई चीज़ें, आजकल तो गाय के गोबर से पेंट बनता है, कलर बनता है। गाय के गोबर से लाख की चूड़ियाँ है, उसमें 50% मिला करके वो चूड़ियाँ बनाते हैं। गाय के गोबर से पेपर बनता है। इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं। लेकिन हमारे पहले क्या था, हमारे गांवों में गाय को पालते थे, गाय की सेवा करते थे, गाय को परिवार की तरह से एक सदस्य मानते थे। एक परिवार में गाय की मृत्यु हो जाती तो पूरा परिवार रोता था, इतना दर्द होता था पहले। लेकिन आजकल लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्य को बेसहारा छोड़ रखा है। वो गलियों में जाती है, प्लास्टिक खाती है, गंदी चीज़ें खाती है और फिर शाम को दूध की ज़रूरत होती है, उसको ले आते घर। भाई आपने गंदी चीज़ें खाने के लिए उसको छोड़ रखा है। दिन भर गलियों का कचरा खाती है गाय, गंदी चीज़ें खाती है, तो उससे निकला हुआ दूध आपके घर में भी क्लेश पैदा करता है। घर में भी आपका मन है न, मन भी दूषित हो जाता है। तो ये उन लोगों को ध्यान नहीं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो गोपालकों को ये भी ध्यान नहीं, लोगों को ये ध्यान नहीं कि उन अपन गंदी गाय को गंदी चीज़ें खाने के लिए मजबूर करें, लेकिन वो नुकसान तो वापस अपने ही घर में होने वाला है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और गाय को बेसहारा छोड़ा है, ये पहले हम बेसहारा नहीं छोड़ते, घर में पालते थे, परिवार की तरह रखते थे, हमारा परिवार सुखी रहता था, घर में शांति रहती थी, घर में मतलब पूरा परिवार फलता फूलता था और सुखी था। आज घर में कई क्लेश होते हैं क्योंकि गायों को पालना हम लोगों ने छोड़ दिया, गाय की दुर्दशा कर रखी है। तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता ने तो उन गायों को रोड के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन आप उनके परिवार के सदस्य बने, उनके मालिक बने और मालिक बन करके लाखों लाखों गायों को आप पालने का काम कर रहे हो। भले जनता से हाथ फैला करके पैसे लाते हो,
आप कड़ी मेहनत करके भी उन गायों को पालने का काम कर रहे हो। मैं सभी गौशाला के प्रबंधकों को, सभी गौशाला गो भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो गोवंश जिंदा है वो आप लोगों की मेहनत के कारण से जिंदा है, आप लोगों के प्रयासों से जिंदा है, आप लोगों के संरक्षण के कारण से ये गोवंश जिंदा है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे भी अब धीरे धीरे उठ के जाने लगे, मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए गायों के प्रति हम लोग समर्पित हैं और गाय के संबंध में जो भी समस्या आएगी हम उनको पूरी तरह से सुनते हुए उनका समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।